aspirants, I am Anuradha and in this video I will be talking about first order reaction, mainly theory of first order reaction. Okay, I have talked up to zero order reaction theory and question part. Okay, visit our YouTube channel now Agas. You will find a playlist named Chemical Kinetics by Anuradha. All videos you will find there. Okay, so let's start first order reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या? ओके, रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या है? जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर में प्रोपोर्शनल नहीं होता था रिएक्टेंट के. ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इंटू वाटर एंड ये ऑक्सीजन. ओके, ये आप ध्यान रखना. और एक इंपॉर्टेंट बात, ऑल रेडियो एक्टिव डिके आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जो न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें मतलब इसके क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे. तो देखिए मतलब कैसे समझेंगे उसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को. देखिए कोई रिएक्टेंट ए है, ए इज़ गिविंग राइज टू प्रोडक्ट. ओके, ये जीरो ऑर्डर में भी बताया है कैसे करते हैं. देखिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब मानते हैं रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ए है और प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि कुछ बना ही नहीं. और टाइम टी इज इक्वल टू टी, मतलब किसी टाइम टी पे हम देखें तो जो रिएक्टेंट है एक्स अमाउंट कंज्यूम हो गया. ओके, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक्स. तो इसको क्या मानते थे हम? ए नॉट. और ये क्या हो गया? ए टी, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी इन विच एक्स अमाउंट इज कंज्यूम्ड एंड एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ओके, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, बताया ना, रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए. प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, आर इज इक्वल टू के, ए टू द पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उसके बाद देखिए इंस्टेंटेनियस रेट मैंने लिखना बताया था रिएक्टेंट के टर्म्स में, माइनस लगाएंगे, माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1. ओके, दैट इज व्हाट? डिफरेंशियल रेट लॉ. उसके आगे देखिए कैसे करेंगे. उसके आगे देखिए ये माइनस डी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 डी टी, इसको इधर ले गए. उसके बाद क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे. ओके, इसको इधर ला दिया. ठीक है, के डी टी मतलब कॉन्स्टेंट को एक साइड रख दिया हमने, और हमारी लिमिट क्या होगी? ए नॉट से ए टी. तो ये 1/a डी है, माइनस बाहर निकाल दिया. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन जो है आप मेरे से बेटर जानते होंगे क्योंकि आप अभी पढ़ रहे होंगे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जो है बेसिक फिजिक्स में. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? ln कंसनट्रेशन ऑफ ए, लिमिट क्या थी हमारी? ए नॉट से ए टी. और के डी टी का इंटीग्रेशन तो के टी हो जाएगा, और लिमिट क्या थी? 0 से टी, तो डैट विल बी के टी. ओके, अब इस पे हम ऐसे लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ln ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी. ठीक है, फर्दर मैं बता नहीं रही कैसे करते हैं. उसके बाद देखिए जो बेस ई होता है ना, लॉग का, नेचुरल लॉग का बेस ई को ln बोलते हैं. बेस लॉग 10 में लाना है, जिसकी वैल्यू हमें पता हो तभी तो कैलकुलेशन करेंगे. तो ये मतलब एक ट्रिक है या जो भी है, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं लॉग बेस 10 में लाने के लिए. तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी. ओके, ए नॉट क्या था? ए नॉट था ना, ये वाला बताया ना मैंने, ए नॉट वॉज ए एंड ए टी वॉज ए माइनस एक्स. तो बताया मैंने कि लॉग ए नॉट अपॉन ए टी या फिर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे उसकी हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं. ओके, तो ये आप ध्यान में रखना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका बहुत ही यूज़ आएगा फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस करने में. ठीक है, उसके बाद देखिए टी हाफ इज़ 0.693 अपॉन के. ठीक है, इसके डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रही, मुश्किल हो जाएगा वो डिराइव करना. ओके, बस आप ये ध्यान रख लेना. ओके, टी हाफ इज़ 0.693 अपॉन के. तो इससे हम क्या ऐसे कर सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकते हैं? टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कहीं भी यहाँ ए नॉट तो आ नहीं रहा. ओके, अब देखिए एग्जांपल, मतलब ऐसा, मतलब सेम मैंने बताया हुआ था आपको जीरो ऑर्डर में. मान लीजिए कोई ये रिएक्टेंट कोई ए है, मतलब उसकी इनिशियल कंसनट्रेशन है 10 m. 5 m होने में उसका टी हाफ क्या है? 20 मिनट. उसको 20 मिनट लगते हैं 10 m कंसनट्रेशन से 5 m होने में. ठीक है, 5 m से 2.5 m या 2.5 m से 1.25 m होने में कितना टाइम लगेगा? तो सेम लगेगा टाइम, बिकॉज क्या? टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब टी हाफ 20 मिनट ही होगा चाहे आप कोई सी भी कंसनट्रेशन ले लें. ये सेम एग्जांपल मैंने जीरो ऑर्डर में बताया था, वहाँ डिफरेंट आ रहा था बिकॉज जीरो ऑर्डर में क्या होता था? ए नॉट अपॉन 2k, मतलब टी हाफ क्या था? ये इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, अब देखिए ये कंक्लूजन है, बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको क्वेश्चन करने में. शॉर्ट कंक्लूजन फॉर फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, जैसे देखिए क्या है,
कोई रिएक्टेंट है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, फिर A/2, फिर A/4, A/8, A/16, ठीक है। तो A से A/2 टी हाफ हो गया, फिर टी हाफ मतलब आधे कंसंट्रेशन आधी आधी होती जा रही है तो सब टी हाफ कर दिया, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या है, A से A/2 होने में टी हाफ लग रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, टी 50% बोलेंगे ना, टी हाफ। उसके बाद देखिए A/2 से A/4 डैट इज़ टी हाफ, ओके। हम यहाँ से इसको रेफरेंस मान के पढ़ते हैं। देखिए A से A/4 होने में कितना लग रहा है, डैट विल बी 2 टी हाफ, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आप सीधा ये ध्यान में रख लेना। मतलब ये क्या हो रहा है, 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जा रहा है, 3/4 कंज्यूम हो गया, ठीक है। या T 3/4 भी इसको बोलते हैं। 3/4 कंज्यूम हो गया तभी तो 1/4 बच रहा है A का, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टू टी हाफ इज इक्वल टू T 3/4 इज इक्वल टू T 75%, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए A/4 से A/8 डैट इज टी हाफ, ओके, सिंपल। यहाँ से देखिए A से A/8 होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 3 टी हाफ इज इक्वल टू T 7/8, मतलब ये T 87.5%, दिस इज कैलकुलेटेड, ओके, आपको बस ध्यान में रखना है। और A से A/16 होने में कितना टाइम लगेगा, 4 टी हाफ, इसको क्या बोलते हैं, T 15/16 या और T 93.75%। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि अगर देखिए, मैं एक अलग वीडियो बनेगी इस पर, मतलब क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए मैं बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन इस पर फ्रेम हो सकते हैं। ऐसे दे देगा कि कोई रिएक्टेंट A है, उसको मतलब A से A/16 होने में उसको टाइम इतना लग रहा है, कोई भी वैल्यू दे दी गई होगी, मतलब आपको ये पता है। या फिर ऐसे बोल देगा कि 93.75% रिएक्टेंट कंज्यूम होने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप समझेंगे ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है ना। जनरली नहीं बताते हैं, टी हाफ तक ही बताते हैं टीचर्स, या फिर कहीं भी मतलब बेसिक चीज़ जो है टी हाफ तक पढ़ते हैं, ओके। तो अगर आपके पास ये आ जाए तो आप तो फंस जाओगे, कैसे करना है। तो अगर आपको ये पता है कि 4 टी हाफ इज इक्वल टू T 93.75%, तो टी हाफ निकल जाएगा। उसके बाद कुछ भी पूछ ले, रेट कांस्टेंट पूछ ले तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था उसमें पुट करके निकाल सकते हैं, ओके। फिर देखिए जैसे मैंने बताया था ना, जीरो ऑर्डर में T कंप्लीशन या T 100%, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं। T कंप्लीशन और T 100%। T कंप्लीशन विल बी इनफाइनाइट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट। कैसे लिखा है देखिए यहाँ पे, ये जो था ना हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, KT इज इक्वल टू 2.303 log A0/80। टी कंप्लीशन मतलब क्या, कोई इनिशियल मतलब कोई गिवन टाइम है टी, उस पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो जा रही है। उसका मतलब यही तो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो गई, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो गई किसी टाइम पे, तो यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो डैट ये जो ये T 100% हो जाएगा, है ना। इसको T 100% मानेंगे और जो 80 है डैट विल बी ज़ीरो। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट। उसके बाद देखिए ग्राफ की बात करते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट होता है ये समझना, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो पहला ग्राफ है ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, सिंपल सा है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। R इज इक्वल टू के ए होता है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर में जिसे बताया तो है। और R इज प्रोपोर्शनल, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो R इज इक्वल टू के ए। मतलब किस फॉर्म में है, Y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन जाएगी, कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ऑरिजिन से पास करेगा, ओके। स्लोप किसके बराबर होगा, के के बराबर, ओके। दूसरा ग्राफ देखिए, 80 वर्सेस टाइम, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी टाइम टी पे और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं। एक ये इक्वेशन होती है, ठीक है, 80 इज इक्वल टू A0 e⁻⁻kt, ठीक है। बस ग्राफ के लिए है, इसको बोलते हैं विल-हेल्मी इक्वेशन, ठीक है। किसी काम की नहीं है, बस ये मतलब समझाने के लिए बताया है। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्राफ है, तो इसका ऐसे आता है एक, ठीक है, हाइपरबोला कह लो, इस तरह से आता है। तो आप ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन मतलब याद तो मत करना, बस आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो ऐसा ग्राफ आ जाए तो कैसे डील करेंगे, ठीक है। उसके आगे देखिए, आगे वाला ग्राफ क्या है, टी हाफ वर्सेस A0, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ क्या होता था, 0.693/K, मतलब A0 पे तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ये क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट है टी हाफ, ओके। तो कांस्टेंट आएगा पासिंग ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब A0 के कांस्टेंट आएगा, ओके। ये कुछ नोट के पॉइंट्स हैं, ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ के इज टाइम इनवर्स, कैसे आया ये तो आप मतलब क्वेश्चन करेंगे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, मतलब स्पॉन्टेनियस की क्या होगी यूनिट। तो देखिए कैसे निकालते थे, मोल की पावर 1 - n
मोलारिटी की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स ऐसे निकालते थे। तो एन क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की जगह 1 पुट कर दिया हमने, तो ये टर्म पूरा तो 1 हो गया ना, एम की पावर 0 डेट इज़ 1 टाइम इनवर्स, तो यूनिट ऑफ क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। उसके बाद एक होता है टाइम इंटरवल फार्मूला, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको यूज़ आएगा, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो बताऊँगी, ठीक है। ए इज़ गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है, कोई टाइम टी मतलब इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 पे कंसनट्रेशन ए है, प्रोडक्ट इज 0, ओके। कोई मान लिया टाइम t1 है, उस पर क्या हो रहा है, a माइनस x1 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, x1। उसके बाद कोई टाइम t2 है, तो x2 अमाउंट उसमें कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट क्या बना, x2। तो इससे ऐसे बनता है, मतलब मैं डिटेल में जा नहीं रही, बस देखिए कि इज इक्वल टू 2.303, जैसे यहाँ पे होता था ना के टी, ये था ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, ये होता था ना। अब जो टी है इसको डेल्टा टी मान लीजिए, मतलब ठीक है, कोई टाइम इंटरवल, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग ए टी वन अपॉन ए टी टू, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे आप ये ध्यान रख लेना, ओके। इसके बाद क्या है, फॉर रेडियो एक्टिव डीके, मैंने बताया ना कि सारे जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके जो भी है, वो सारे एग्जांपल्स होते हैं किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो उसमें हाफ लाइफ, ये न्यूक्लियाई वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो मतलब सिंपल सी बात है, देखिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, कॉमन सेंस की बात है कि कितने कितने हाफ लाइफ है उस पूरे टाइम में, तो हाफ मतलब हाफ लाइफ का ड्यूरेशन क्या है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, मतलब कोई टाइम टी के बाद कंसनट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, कंसनट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टी हाफ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन करोगे आप तब समझ में आएगा, मैं बताऊंगी क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन, उसको कैसे डील करते हैं, ओके। एक मतलब फॉर्मूला होगा, देखिए, फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, ओके, ए इज गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेंगे रेट का, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, हमें एन पता नहीं है कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रेट लॉ, ओके। उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर में बताया ना, 1 रख के इंटीग्रेट करते थे, 0 ऑर्डर में 0 रख के इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, तो कैसे लिखेंगे, के मतलब ये, ठीक है, आप ध्यान रख लेना, ओके। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जहाँ पे एन जो है, एन की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, एन शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो क्या आता है, के टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट करने के बाद 1/n1 1/80 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1/n0 टू द पावर n माइनस 1। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन आप करना क्वेश्चन करोगे तो आपको सब ध्यान में आ जाएगा, ओके। अब देखिए टी हाफ कैसे निकाला है, ये मतलब बहुत ही वो है कॉम्प्लिकेटेड, वो है क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। टी हाफ इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 के ए नॉट टू द पावर n माइनस 1। किसी काम की चीज़ नहीं है, मैंने क्रॉस लगाया है, आपको याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है, टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि बताइए कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इतना है, डिपेंडेंसी बताइए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा। तो आपको मतलब जैसे 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन तो ज़्यादा बनते हैं, आपने वो तो याद कर लिया इक्वेशन जो भी है, तो उसके क्वेश्चन तो फटाफट लग जाएंगे। लेकिन ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के क्या है टी हाफ, तो आपको तो वो सब तो इतना याद करना मुश्किल है, तो आप डिपेंडेंसी बस ये ध्यान रखेंगे, टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 टू द पावर n माइनस 1, ओके। यहाँ पे देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे 0 ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 टू द पावर n माइनस 1 है, तो अगर 0 ऑर्डर के लिए हम अप्लाई करें तो कैसे होगा, देखिए 1/a0 टू द पावर n की जगह क्या रखेंगे, n क्या होता है, 0 ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ 0 रख देंगे। तो टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 टू द पावर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0, ठीक है। ये होता भी था 0 ऑर्डर के केस में, आता था ना a0/2 के, ओके। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया है nth ऑर्डर रिएक्शन कैसे डील करेंगे, तो इसमें मैं बताती हूँ आपको सेकेंड ऑर्डर के केस में, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सेकेंड ऑर्डर से, ओके। देखिए ये हमारी इक्वेशन थी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के टी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1
1/80 to the power n-1 माइनस 1/a0 to the power n-1। ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। ओके, n की जगह क्या रख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 2 रख देंगे हर जगह, यहाँ n की जगह 2 रख देंगे तो क्या आता है इक्वेशन कि AT इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/a0। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन मतलब कंपैरिजन के लिए पूछ लिए जाते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा। फिर टी हाफ कैसे लिखेंगे, टी हाफ की प्रोपोर्शनैलिटी क्या थी, ये बताया था ना मैंने आपको। टी हाफ बस प्रोपोर्शनैलिटी आपको ध्यान में रखना है, 1/a0 की पावर n-1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी इस इक्वेशन से देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया है, टी की जगह क्या रख देंगे, टी हाफ, और AT क्या हो जाएगा, a0/2, मतलब आधा जो है रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, माइनस 1/a0। कैलकुलेट करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0 के। ओके, वैसे भी यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर रखेंगे तो टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 आ जाएगा ना, तो वही तो आ रहा है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0 के। तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी पड़ेगी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। ओके, उसके बाद ये क्या है, हाफ लाइफ मेथड। टी हाफ 1 टी हाफ 2 इज इक्वल टू a0 2 a0 1 टू द पावर n-1। ठीक है, यही से लिखा है, बस डिराइव किया है। ठीक है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 था, तो अब कोई रिएक्शन ए है, मतलब कोई रिएक्शन फर्स्ट है। ठीक है, तो उसका जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में आएगा और जो 2 है उसका ऊपर आएगा, मतलब इन्वर्स रिलेशन है टू द पावर n-1। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ मेथड, ऐसे आप डील कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी वीडियो किस पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की थ्योरी और कोई भी गिवन nth ऑर्डर रिएक्शन एंड मैंने उसको डिराइव कर दिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2 पुट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने डिराइव कर दिया, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ओके, मेन इसमें आपको ये वाला याद रखना था, प्रोपोर्शनैलिटी टी हाफ की, और ये वाली इक्वेशन ना भी याद रखो आप तो मतलब काम चल सकता है, इतना याद रख लो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या होता है, क्योंकि मतलब जनरली तो नहीं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।